यार ये बताओ गुरु, ये पीछे तुमने चील बिला हुआ बना के रखा है, ये लग रहा है जैसे कोई नील आर्मस्ट्रांग टाइप का लौंडा है और वो गिटार बजा रहा है, ये क्या है? जी, तो ये वही है, क्योंकि और ये इंटरनेट से लिया गया है फोटो। और ये बाहर का बहुत ही एक मशहूर टैटू है। और ये मेरी कुछ इमेजिनेशन कुछ ऐसी थी, क्योंकि जब हम बचपन में कहते हैं कि यार क्या बनोगे, तो बचपन में हर बच्चे को एस्ट्रोनॉट बनना होता है लाइफ में, हमेशा, क्योंकि इतना फैंसी रहता है वो सूट वूट, चांद पे जाएंगे भाई, ये करेंगे वो करेंगे। तो बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना था। फिर जब थोड़ी अकल आई तो म्यूजिक क्लास में जाने लगा, तो गिटार। तो एस्ट्रोनॉट गिटार बजाता हुआ अपनी दुनिया में मस्त है। और इस चीज की और इस फोटो की मजेदार बात यह है कि सिर्फ स्प्रे का इस्तेमाल हुआ है उसमें। वाह, कोई ब्रश नहीं यूज हुआ, सिर्फ स्प्रे से किया है, स्टेंसिल और स्प्रे। इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। वैसे भाई साहब आपको बता दें कि सब बच्चों को एस्ट्रोनॉट नहीं बनना होता है। हमारी तरफ के बच्चों को पता चलता है ना कि चांद है तो बोलते हैं भाई साहब विधानसभा कितनी है चांद की, और कौन कौन सी पार्टी टिकट दे रही है चुनाव लड़ने के। मैं जिस स्कूल में था वहीं वहीं यही था, वहां क्रिकेटर बनना था आधो को। फिर एकदम इंडियन आइडल आ गया तो सबको अभिजीत सावंत बनना था। किसी को विधायक सांसद नहीं बनना था। नहीं नहीं, विधायक साइंस तो आज तक नहीं समझ आता मेरे दोस्तों को कि क्या होता है ये सब। अच्छा, एक बात बताओ भुवन कि ये बहुत कॉन्शियस एफर्ट होता है क्या बहुत सारे यूट्यूबर्स का, या बहुत सारे लोग जो इंटरनेट पर स्टार हैं और जो एंटरटेनमेंट जोन में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कि पॉलिटिकल कमेंट्री से बचते हैं? डू यू थिंक सो? जी, अपना एग्जाम्पल दूंगा। मैं हाँ। तो बचता हूँ, वाई? लेफ्ट राइट भागता हूँ, क्योंकि मेरे को मुझे पता है ना, मैं इतना इमेच्योर हूँ कि मैं अपनी बात 280 कैरेक्टर में तो नहीं कह पाऊंगा ट्विटर पे। मैं अपनी बात अगर ऐसे बताने जाऊंगा तो मुझे पक्का पता है या तो ये वाला ऑफेंड हो जाएगा या ये वाला ऑफेंड हो जाएगा। इसलिए मैं हम्म। कहता हूँ चुप रहता हूँ। कहीं मौका मिला वीडियो में तो कॉमेडी के जरिए घुसा दूंगा एक। हम्म। इसलिए समझना होगा ना, जो समझने वाला होगा वो समझ जाए। बाकी मेरे को किसी और की परवाह नहीं। मैंने ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है मेरा, कि अगर आप कोई सोशल मैसेज कॉमेडी के थ्रू देते हो ना, तो वो बहुत गहरी जाती भी है। हाँ, असर करती है। जी, क्योंकि फिर प्रीची हो जाएगा ना, फिर मैं अगर कुछ बोलूँ हाँ, तो ऐसा लगेगा यार ये उस तरफ से बोल रहा है। जैसे वो ऋषिकेश के घाटों पे लिखा रहता है, कृपया ज्ञान न दें, यहाँ बहुत ज्ञानी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वो यही मानना है कि प्रीची नहीं होना, क्योंकि कभी कभी लिखते टाइम रियलाइज होता है ये ज्यादा प्रीची है, एक दो पैराग्राफ हटा देता हूँ। हाँ, ये तो हम सब राइटर्स की मशक्कत रहती है। क्या गुरु, अब जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये जो WFH है, वर्क फ्रॉम होम, है ना, हाँ जी। कैपिटल में 3 लेटर, हाँ जी। लोगों के लिए बड़ी ये, बहुत सारे जिन लोगों को रोज ऑफिस जाने की, कलीग से बात करने की, मीटिंग करने की, फील्ड में जाने की आदत थी, तो उनके लिए ये बड़ी अबूझ पहेली हो गया है। हम्म। के लिए ये दौर कैसा रहा, वर्क फ्रॉम होम वाला कंटिन्यूएशन जैसा? मेरा वर्क फ्रॉम होम, सौरभ भैया, नॉर्मल था। ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, क्योंकि मेरे को घर में ही रहने की आदत है। मैं आई एम नॉट एन आउट गोइंग पर्सन, इतना सोशल नहीं होता मैं। क्लबों में जाना होता नहीं। जब दोस्त मिलने होते हैं तो हम किसी के घर जाके ही बैठ जाते हैं। तो हमारा ये है, हमारी आउटिंग जीरो है हम सारे दोस्तों की। मेरे पिछले मतलब 19 साल, 19 साल मान लो आप, 19 साल में मेरे सिर्फ छः पाँच पाँच छः दोस्त हैं बस। कॉन्स्टेंटली 19 साल से हम लोग एक ही बेंच पे बैठा करते थे, एक ही क्लास में थे हम। मनुष्यत देखो, हम एक ही कॉलेज में भी चले गए सारे साथ में। वो सालों से पीछा छूटा ही नहीं मेरा कभी। तो और अभी साथ में भी काम कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ रिलेशनशिप। और इस वजह से हम में से कोई इतना आउट गोइंग क्लबिंग वबिंग वाला बंदा नहीं है। हम लोग घर में बैठते हैं। तो लॉकडाउन ने मेरे को बिल्कुल किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं किया। हाँ, राइटिंग पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू पहले रियलाइज नहीं होता था, बाहर जाने का, सोशलाइज करने का लोगों से। पहले तो हो जाता था क्योंकि रूटीनल है कि जा रहे हैं, आज बात कर रहे हैं, आज मीटिंग कर रहे हैं। अरे उसका वो देखा, उसका वो ट्रेड देखा कितना सही है, वो ट्रेड उठा लेता था मैं, ये अपने कैरेक्टर में यूज करूंगा, कहीं लिख लिया। अच्छा वो देखा, वो देख वहां कुछ लिखा हुआ है, वो लिख लिया। तो ऐसे करके ये चीजें थी। अब क्या हो गया, अब चार दीवारी में बैठे हैं। और अभी क्या है, अभी चार दीवारी में बैठे हैं तो ये लाइट तो मैंने अभी जलाई है। ये जो लाइट है, मेरे को अंधेरा अच्छा लगने लगा है। अंधेरे में बैठता हूँ, सात सात साढ़े सात तक अंधेरा रहता है, फिर मैं बाहर जाता हूँ अपने मम्मी पापा से बात करने। तब तक यहीं रहता हूँ, काम करता हूँ और ब्रेनस्टॉर्म करता रहता हूँ कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, या कुछ फिल्म देख लिया, कुछ कर लिया। तो ये लॉकडाउन हो रहा है। लेकिन लिखावट पे काफी असर पड़ा है, क्योंकि बाहर जा नहीं रहे, किसी से मिल नहीं रहे, ठंडी हवा नहीं खा रहे। तो शायद वो वैल्यू अब पता चल रही है।
भुवन, जब लॉकडाउन के पहले दूसरे फेज थे, तब हम में से ज्यादातर लोग जो इसेंशियल सर्विस का हिस्सा नहीं थे वो घरों में थे, लेकिन कई लोग थे वो तब भी बाहर जा रहे थे और फिर उनका बाहर जाना जरूरी भी था, चाहे वो पुलिस वाले हों, सफाई कर्मचारी हों या हेल्थ वर्कर्स हों। आपके जो स्केचेस हैं वो ऑब्जर्वेशनल बहुत होते हैं, जी तो फिर आपने उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि होता है ना कि एक बड़े फेज से होके जब सब गुजर रहे हैं तो वो फिर हमारे वो इम्प्रेशन आने लगते हैं हमारी राइटिंग में भी, और आने भी चाहिए इनफैक्ट। जी जी। मैंने किसी से एज इन, क्योंकि जब पहला लॉकडाउन फेज खत्म हुआ, जो 20-21 दिन वाला था, सभी को ये लगा था कि 21 दिन कैसे देश बंद रहेगा। आज 100 दिन हो गए और बंद है सब। तो 21वें दिन के बाद जब दूसरा अनाउंस हुआ, तब मेरी थोड़ी हालत खराब होनी शुरू हुई कि शिट, ये क्या हो रहा है, इस कंट्री में क्या होने वाला है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो मेरे को इस बीमारी का डर थोड़ा अर्ली समझ आ गया, तो मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया, क्योंकि फादर थोड़े बीमार है। तो अगर मैं कहीं जाऊंगा बाहर से तो वापस आऊंगा तो यार साला मेरा तो हो जाएगा फेफड़ा ठीक, कहीं उनको पकड़ लिया, मम्मी को पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं सिर्फ एक बार घर से बाहर निकला हूँ इन 100 दिनों में, वो जब T2 टॉक्स का एपिसोड करने निकला था, जिसके लिए मैंने आपको भी तंग किया था, उसी के लिए बाहर। जैसे अभी आपने एक जवाब देते हुए एक शब्द बोला, शिट। मुझे आज से 20 बरस पहले एक फिल्म आई थी जिसमें नायिका ने किसी चीज पर रिएक्ट करते हुए शिट बोल दिया था और सेंसर बोर्ड खफा हो गया था। उनको लग रहा था कि ये जो शिट शब्द है, हाँ। इट्स वेरी शिटी एंड इट कांट गो ऑन द स्क्रीन। हम्म। आपको दिमाग में एक आपके सेंसर बोर्ड रहता है कि यार इतना चलेगा, इतना नहीं चलेगा, या मेरी ऑडियंस ऐसी है या वैसी है? हाउ डू यू फिल्टर, प्रोसेस? पूरा फिल्टर। इन 5 सालों में, यूट्यूब के 5 सालों में, आप शुरू की वीडियोस उठा के देख लो और अभी की वीडियोस, लोग अभी ज्यादा खफा मुझसे इसलिए हैं कि वो यार तू गालियां नहीं देता। मैं कहा है, मैंने कहा वहां मेरी माँ फूले नहीं समारी कि लड़का मैच्योर हो गया है, लड़का थोड़ा कम गाली गलौज कर रहा है। क्योंकि शुरू की वीडियोस उठा लो और अभी की वीडियोस उठा लो, बहुत फर्क है। अब मैंने गालियां करनी बंद कर दी, और केवल अब गालियां उन्हीं को रिस्ट्रिक्टेड हैं जो कैरेक्टर पे सूट होती है। जैसे टीटू मामा देता है, एक एक लड़का है समीर, वो समीर के तो नाम में ही गाली है, एक है बनछोड़ दास, उसके भी नाम में ही गाली है। तो ये 3 जने हैं टोटल 19 में से, जिनकी जब वीडियो आती है तो उसमें थोड़ा 18+ मामला होता है। बट 18+ मुझे पसंद है, मैं ऐसा कंटेंट बहुत देखना भी पसंद करता हूँ। मैं मतलब कोई बाहर की मूवी हो गई फनी, कोई रसल पीटर्स का स्टैंड अप शो हो गया, तो ये सारी चीजें देखनी मुझे पसंद है। तो और मेरे को लगता है कि थोड़ा डेली वाला ह्यूमर भी ऐसा है। लेकिन अब क्या है, अब फालतू में गाली गलौज, फालतू में इधर उधर की बातें, वो नहीं, वो लिखते टाइम ही आपको समझ आ जाता है। क्योंकि अब, और मजे की बात ये कि जो मेरी ऑडियंस है वो भी मेरे साथ बड़ी हुई है, तो वो भी समझते हैं। अ लार्ज सेट ऑफ माई ऑडियंस अंडरस्टैंड्स दिस, और वो डीएम भी करते हैं मेरे को, मैसेज भी करते हैं कि भाई इट इज कमेंडेबल हाउ डिस्पाइट हियरिंग ऑल द क्रिटिसिज्म अबाउट लेस अब्यूजेस नाउ, यू हैवंट डन, यू हैवंट स्टार्टेड इट अगेन। मतलब अगर गाली पड़ती तेरे को कि तू गालियां कम दे रहा है, तो तू वापस शुरू कर देता उनको प्लीज करने के लिए। बट नाउ मेरे को नहीं लगता मुझे ये करना चाहिए। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ मैं कि यार अब थोड़ी ऐसी बात भी करनी चाहिए जो हंसाए भी और थोड़ा एक ना पिन पॉइंट भी कर दे किसी को। एक एक इसके पीछे क्या ये फंडा भी है भुवन कि जब आपकी ऑडियंस बड़ी हो जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी, मतलब पीपल स्टार्ट विजुअलाइजिंग यार ये यूथ आइकन है, मतलब भुवन बाम भी तो गाली देता है या टीटू भी तो गाली देता है, तो मैं भी दूंगा। कभी इसका कोई प्रसंग सामने आया, कोई इंसिडेंट की किसी ने आके बोला हो कि, या घर में कभी आंटी ने टोका हो कि क्या बनाता रहता है तू वीडियो, मैं अपनी कीर्तन वाली सहेलियों के साथ बैठ के नहीं देख पाती? नहीं, मेरे घर में सौरभ भैया यही सबसे बड़ा मजे की बात ये है कि घर वाले कहते हैं कि तू साले रियल लाइफ में तो देता नहीं गाली, तू तू यूट्यूब पे क्यों नहीं निकालता है। मैंने कहा क्योंकि वो एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है इस देश में जो कि अभी सेंसर बोर्ड की नजर नहीं पड़ी उसको। और यूट्यूब इज अ फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म, आप यूट्यूब पे बोलिए, और यूट्यूब में भी मॉनिटरिंग होती है। अब यूट्यूब में भी अगर ज्यादा गालियां दो तो वो मोनेटाइजेशन आधी कर देते हैं या बंद कर देते हैं, विच इज अ जीनियस मूव। और शायद ये सारी चीजें हैं विच शेप अ क्रिएटर इन इंडिया। तो ये सब सीख भी मिली मुझे जब एक वीडियो मेरा डिमोनेटाइज हो गया। अच्छा। वो
मिली मुझे, उस टाइम भी सीख मिली। और कौन सा मोनेटाइज हुआ, डीमोनेटाइज कौन सा हुआ, जो मेरा सबसे क्लीन वीडियो था, मेरी लाइफ का सबसे क्लीन वीडियो, वो डीमोनेटाइज इसलिए हो गया क्योंकि उसमें एक एडल्ट फिल्म स्टार गेस्ट था, टी2 टॉक्स का सेकंड एपिसोड। ओहो। तो उसके नाम की वजह से वो डीमोनेटाइज, अंदर का नहीं देखा किसी ने कि अंदर क्या बात चल रही है। भुवन, इससे पहले कि मैं क्रिएटिव एस्पेक्ट, आपका नया जो टाइटल है या एक्टिंग असाइनमेंट, उन पे बात करूं, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। डू यू थिंक एज अ कंट्री और एज अ सोसाइटी हम बहुत हिपोक्रेट भी हैं? हमने अपने जो स्टैब्लिश वर्च्यूज हैं उनको चैलेंज नहीं किया। जैसे यू जस्ट मेंशन कि उन्होंने टाइटल देखा और एज्यूम कर लिया कि इसमें ये होगा। जी जी। तो हम बहुत ही ऊपर ऊपर है ये सारी चीजें कि सोसाइटी में गाली है नहीं है, हम बहुत सारी जो सो कॉल्ड बोल्ड चीजें हैं उन पर बात नहीं करते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके से हमारी बोल्डनेस दिखती है। भैया मेरे को ये लगता है कि हिपोक्रेसी तो है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट कंजम्पशन। जैसे मुझे कई बार बोलते हैं कि तुम तो भैया गालियां देते हो, तुम तो थोड़ी एडल्ट बातें करते हो, तो ये तो गलत है। तो मैंने कहा हम ही लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन पाई को सुपर हिट बनाया, हम ही लोग हैं जिन्होंने यूरो ट्रिप मूवी को सुपर हिट बनाया, और हम ही लोग हैं हमारे कंट्री में ही रसल पीटर्स की वीडियोस घूमती रहती हैं, हमारी सनी कंट्री लियोनी सर्च में नंबर 1 आती है, सर्च में नंबर वन आती है, सर्च में नंबर वन आती है। तो हिपोक्रेसी है। लोग चिढ़ते इसलिए हैं क्योंकि मैं यूट्यूब पे देता हूँ और वो नहीं दे पाते। मेरे को माता पिता मिलते हैं कभी, किसी के बच्चे का फोटो हो गया, बच्चे ने फोटो ले लिया, 14 साल का लड़का है, उसने फोटो ले लिया, मम्मी पापा ने भी फोटो ले लिया, वो आएंगे अब चुपके से कहेंगे यार आपने इसको ब्लॉक कर दो। मैं लड़के को ब्लॉक कर दूं ढूंढ के कहीं से, मैं उसको ब्लॉक कर दूं अपने यूट्यूब से। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे यार वो आना आपकी, हम तो देख लेते हैं जब ये सो जाता है आपकी वीडियो, हस्बैंड और वाइफ, लेकिन हमें नहीं पसंद वो देखे। मैंने कहा आप एक काम करो, आप आज जाके उसकी हिस्ट्री चेक करो। आप जो मुझे बोल रहे हो कि आप इसको ब्लॉक करो, अगर आपका 14 साल का लड़का इंटरनेट पे है तो ही इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू अ मिलियन वर्स थिंग्स। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं दो दोस्तों की, दिल्ली वालों की कहानी बता रहा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसमें गाली गलौज होगी, और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि देख 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 ये देख ये देख ये देख। आपको देखना है आप देखो, आपको नहीं देखना नहीं देखो, लेकिन आप ये मत बोलो कि क्रिएटर की गलती है। क्रिएटर तो बना रहा है क्योंकि वो भी एक तरह का जॉनरा है। हम मानते नहीं इस बात को, हम देखते बहुत है लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। ट्रू ट्रू ट्रू। तो यही है। जैसे क्रिएटर ने इन 2-3 महीनों में क्या नया कर डाला? क्योंकि आप तो लिखते भी बहुत हैं, अपने स्केचेस भी खुद लिखते हैं। जी यार मैंने, जैसे कई मेरी मुंबई की इंडस्ट्री के दोस्तों से बातें, वो बोले कि यार बहुत छक के पढ़ा, पर कई ऐसे भी मिले जो बोले यार ठीक है लिखना था, लेकिन ऐसे थोड़ा ना लिखना था कि कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं तो मजबूरी में लिखना है, मन से लिखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या है, अभी इन 100 दिनों में मेरे केवल 5 एपिसोड आए। मैं चाहता मैं हर हफ्ते डाल देता एक वीडियो, क्योंकि सब घर में व्यूज आ जाएंगे, फटाफट खटाखट व्यूज आ जाएंगे। पर मैंने कहा भाई मेरा 2016-15 में चैनल बनाया था, 16 में मुझे रियलाइज हो गया था कि अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आप सिर्फ वो कीजिए जो आपका मन चाहता है। आप ये मत सोचिए कि उसको अच्छा लगेगा, वो कैसा रिएक्ट करेगा। अगर आपने ये करना छोड़ दिया तो आप खुद के लिए जब लिखते हो ना, तो कुछ उसका अलग ही नशा भी होता है, मजा भी होता है। क्योंकि जब आप खुद लिख रहे हो कॉमेडी और हंस रहे हो ना खुद ही, तो आपको पता ही कहीं ना कहीं किसी को तो मजा आएगा, टच करेगा। टच करेगा। अब ये ट्रेंड में है, मैं इस पे बनाता हूँ, व्यूज आ जाएंगे, वो मेरा आइडिया है। बिल्कुल मैं इन चीजों से दूर ही रहता हूँ। बहती गंगा में हाथ धोने का मेरा काम बिल्कुल है ही नहीं। 100 दिन में 5 एपिसोड किए मैंने, और मैं खुश हो गया उन एपिसोड्स को। क्यों साला 10 दिन बाद भी अगर मैं पलट के देखूंगा ना, मतलब 10 साल बाद भी देखूंगा कि यार भुवन तूने ये किया था, और प्राउड होना चाहिए आदमी अपना पुराना काम। तो यही है, तो मैं घुसता नहीं हूँ जल्दबाजी की चीजों में। कॉमेडी के अलावा जो एक दूसरी पहचान है भुवन बाम की, वो लिरिसिस्ट और सिंगर वाली पहचान है। जी उस पहचान पर थोड़ा सा कम ध्यान जाता है लोगों का, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज भी भुवन के बहुत ज्यादा करीब है। इज दैट ट्रू?
बहुत ज्यादा करीब है, मतलब उसी से तो शुरू किया मैंने सब कुछ। हाँ, रेस्टोरेंट इधर मोती महल में प्ले करता था मैं, साकेत में, 8 से कितने 12। गाते थे वहां पे? गजलें मोहम्मद रफ़ी साहब, हेमंत कुमार साहब, किशोर कुमार साहब। वहाँ जो ओल्ड ओल्ड फैमिलीज आती थी, अंकल अंकल आंटी आते थे, वो मेरे पास आते थे, कहता बेटा तेरी उम्र क्या है? मैंने कहा जी 21 साल। कह रहे तू 21 साल में हेमंत कुमार के गाने गा रहा है, बिना लिरिक्स के, बिना लिरिक शीट के। मैंने कहा अंकल जी मैं बड़ा ही हूँ, क्योंकि फादर एयर इंडिया में थे, तो वो जहाँ भी हम्म, उनकी ड्यूटी होती थी, यूज टू चेंज टायर्स फ्लाइट के, प्लेन के। तो जहाँ भी उनकी ड्यूटी होती थी, शाहजहाँ हो गई, ये हो गई, तो ड्यूटी फ्री से ना वो राजेश खन्ना हिट्स, किशोर कुमार हिट्स की सीडी ले आते थे, और वो हम लगा के सोते थे। तो नींद में वो गाने इतने चलते रहे, याद हो गए सारे गाने। तो कौन सा है फेवरेट हेमंत कुमार का गाना? मुझे जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो बस कलियां मांगी, कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे क्या बात है। लोग थे जिनके। तो ये गाने। बताइए कि ये तो आपने हेमंत कुमार साहब की बात की, एक आपका भी नया गाना आने वाला है, जी, क्या है हीर वो गाना? हीर रांझा नाम है, और उस गाने का मैं लिरिक्स लिरिक्स सुना देता हूँ आपको। मैं हाँ उस प्लीज। हाँ कि गा के सुनाऊं कि ऐसे ही सुनाऊं आपको? भाई साहब गा के मतलब आप गा सकते हो, मतलब हम तानसेन हैं, आप तानसेन हैं। ठीक है, ठीक है, ये सुना दो आपको। जी। किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा, दिल रो रहा है, दिल है परेशान, हीरा और रांझा ये इश्क जैसा, कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा, तू तू मैं और तू। यार ये तो बहुत सही है यार। बस इसी की तैयारियां चल रही थी पिछले एक आध महीने से। अच्छा, ये जी। बताइए कि मैं अभी इस इंटरव्यू से पहले थोड़ा अपने हिस्से की रिसर्च कर रहा था, और एक नजर भुवन बाम की मेरे साथ चिपक गई, मेरी याद में चिपक गई। वो भुवन बाम स्टेज पे खड़ा है फिल्म फेयर अवार्ड के साथ, एंड इज सेइंग कि सपने पूरे होते हैं, थैंक यू शाहरुख सर। एकदम एक वो होता है ना कि यार कुछ किया और पहुंच गए, एक हसरत थी जो हकीकत में बदल गई। व्हाट वाज दैट मोमेंट? मैं तो बता नहीं सकता मैं। अच्छा, पहली बात तो वो जो उस शो का, उस फिल्म फेयर अवार्ड का जो टेलीकास्ट हुआ था, हम्म। मैं हैरान इसलिए हूं क्योंकि उन्होंने मेरा पार्ट रखा, और भी जो स्टेज पे थे उन्होंने भी बोला था, और वो मेरे से कितने सीनियर है, सबने एक एक लाइन बोली थी, उन्होंने मेरा रखा, ये देख के मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा शिट, मैंने कहा ये क्या है। हालांकि उधर लंबी बात करी थी मैंने मैंने शाहरुख सर के साथ किया भी था टीटू टॉक्स 3 महीने पहले। हाँ। तो ये भी बोला था उनको कि मैंने आपके साथ टीटू टॉक्स किया था, एंड ही एक्नॉलेज्ड इट यार। वो पूरा अपना पोडियम छोड़ के आधे आधे स्टेज तक गले मिलने आए, पप्पी दिया, मतलब एक बच्चे को और क्या चाहिए। ट्रू। तो जी लिया मैं, वो जी लिया, वो मोमेंट में जी लिया। मैंने कहा यार कोई दोस्त नीचे खड़ा था सिर्फ मोबाइल पे वीडियो बनाते हुए कि पता नहीं ये लोग दिखाए कि नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो था ना, इनवाइट बाय इनवाइट होता है, वो हाँ। बाय इनवाइट था, तो मैं गया था, और रोहित गया था जो मैनेज करता है मुझे, हम लोग ही गए थे। अच्छा। मेरा अगला सवाल भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जी इंडस्ट्री जिसका आप पार्टली हिस्सा हैं लेकिन और ज्यादा होना चाहते हैं जितना मैं समझता हूँ। पिछले दिनों इंडस्ट्री से एक बुरी खबर आई सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की। उसके बाद से देश में दो बहसें शुरू हो गई, एंड आई वांट योर टेक ऑन बोथ ऑफ
दोस डिबेट्स। पहला नेपोटिज्म, और दूसरा व्हाई डू वी नीड टू टेक मेंटल हेल्थ वेरी सीरियसली। फर्स्ट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मुझे लगता है कि अगर इंडस्ट्री वाले जिम्मेदार हैं इसके, तो पार्टली जनता भी जिम्मेदार है इसकी। अभी सुशांत के जाने के बाद इतना हंगामा हुआ है। When he was there, I don't think anybody admired him or acknowledged him इतना openly कभी। Same with other actors. Same with other, कल God forbid कोई और चला गया तो आप बोलोगे वो मेरा फेवरेट था, वो मेरा वो था, बट आपने फिल्में तो नहीं देखी उनकी। इंडिया में जो लोग नेपोटिज्म का शंख बजा रहे हैं, उनसे आप पूछ लो कि आपने 2018 या 19 की सबसे बड़ी फिल्म तुम्बाड़ देखी? इतनी कमाल फिल्म है वो, इतनी कमाल। थिएटर में गए नहीं लोग, लोगों को जाना ही नहीं है। लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे वही फिल्में देखनी है ना जो 400 करोड़ करेगी, जो 1000 करोड़ करेगी। फॉल्ट हमारे में ही, फॉल्ट हमारे में ही। ये अभी थैंक्स टू सुशांत भाई कि ये वेव हमें देखने को मिल रहा है, वरना ये तो हम इसको एक्नॉलेज भी नहीं करते और हम फिल्में करा देते हैं, टपा देते हैं 1000 करोड़, और फिर जो एक्चुअल में देखने वाली फिल्में वो हम देखते नहीं। बाहर के लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं हमारी फिल्मों को, और वो फिल्में यहाँ 100 करोड़ तो एक तो ड्रीम होता है, 100 करोड़ 20 करोड़ भी नहीं कर पाती। अपना जो खर्चा लगाया वही नहीं रिकवर होता। कामयाब फिल्म देखी आपने? कामयाब फिल्म संजय सर की फिल्म है कामयाब। जी जी। इतना बड़ा एक्टर पहली बार लीड रोल में, और क्या फ्लॉलेस फिल्म है वो। मैंने बहुत कम ऐसा होता है कि फर्स्ट हाफ में मैं पागल हो गया, मैंने कहा यार फर्स्ट हाफ ऐसा कैसा हो गया इसका, और वो फिल्म नहीं देखी लोगों ने। फॉल्ट हमारे अंदर है। अगर फॉल्ट उनके अंदर है तो फॉल्ट हमारे अंदर भी है। वो चांस नहीं दे रहे क्योंकि उनके पास अपने लड़के ही हैं लॉन्च करने को। वो तो देंगे अपने लड़कों को, लेकिन तुम लोग, हम लोग तो एटलीस्ट जो नए बंदे, बाहर के बंदे, उनको हम तो बढ़ावा दें। क्योंकि पब्लिक, मैं रियलाइज करता हूँ ना ये कि मेरे को तो कुछ नहीं पता था। मैंने फोन से बनाया, रिकॉर्ड किया। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि जनता ने इतना प्यार दिया ना मुझे। तो ये फॉल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी एक का फॉल्ट नहीं है। अगर उनका जितना फॉल्ट है उतना ही ऑडियंस का भी फॉल्ट है, जो लोग फिल्में नहीं जा रहे देखने। अच्छी फिल्मों को, अच्छे एक्टर्स को हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे एक्नॉलेज। मैं पागल हो गया हूँ। मेरा ड्रीम के मेनन सर के साथ काम करने का, मेरा ड्रीम मनोज सर के साथ काम करने का। मैं नवाज भैया से मिला था, आज से कुछ साल पहले मिला था। मेरे हाथ पैर ऐसे थरथर हो रहे थे। अगर आपको ऐसे एक्टर्स की प्रेजेंस में ऐसा फील हो जाए कि एकदम वक्त रुक जाए, तो आपको लगता है ना कि यार इन्होंने क्या काम किया हुआ लाइफ में, लेकिन इनकी फिल्में ही नहीं कोई देखता। मनोज भैया का आपने जिक्र किया, मनोज वाजपेयी की गली गुलिया में क्या परफॉर्मेंस है, कोई कमबख्त देखने नहीं गया। कोई नहीं देखने जा रहा, कोई। मैं कह रहा हूँ अलीगढ़, क्या फिल्म थी अलीगढ़। मैं जबरदस्ती ले गया अपनी माँ को, मैंने कहा अलीगढ़ लगी है, पता नहीं 2 दिन बाद रहेगी नहीं रहेगी, अभी जाके देख के आते हैं फटाफट। उस फिल्म के लिए एक्नॉलेज भी नहीं हुआ, ना कहीं नॉमिनेट हुए, ना कुछ हुए। मैंने कहा भैया गलती अपनी है, क्योंकि जनता ही नहीं देख रही जाके फिल्म। और हमारे यहाँ, सही बता रहा हूँ, हमारे यहाँ लोग जो पैरासाइट देख रहे हैं फिल्म, पैरासाइट फिल्म देख रहे हैं, वो भी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो ऑस्कर तक पहुंची। बिल्कुल। वरना ऐसी फिल्में, रोमा और पैरासाइट तभी देखेंगे जब उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, जब उसके ऊपर मीम बनेंगे, जब लोग उसकी बातें करेंगे। ये तो है, हमें किसी को एक्नॉलेज करना चाहिए। हमें मसाला मूवीज हैं और वो चलेंगी, हमेशा चलेंगी, वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। बट आप ऐसी मूवीज को तो बढ़ावा दो। ऐसी मूवीज को ही हम बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है क्या मूवी है, नहीं बेकार है, इनकी मूवीज कौन देखने जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। और मेंटल हेल्थ के मसले पर, मेंटल हेल्थ का मसला ऐसा है जिसके अंदर मैं तो लीस्ट क्वालिफाइड हूँ बात करने के लिए। मेरे को नहीं पता कि उस टाइम उस इंसान की क्या हालत होती होगी जिस टाइम वो इस सब चीज से गुजर रहा होगा। कुछ भी बोलना इंसल्ट करना होगा मेरे लिए। तो मैं तो, बट इन जनरल यू थिंक दैट वी नीड टू बी मोर अवेयर, मतलब कंटेंट बहुत ओपन अप होकर हमें बात करी। जैसे हम बोलते हैं ना, हाथ में चोट लग गई, वैसे अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो खोल के बोल सकते हैं ना, भाई मुझे दिक्कत है, आई नीड टू सी द डॉक्टर। सर डर के मारे लोग
बाहर नहीं जाते डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए, क्योंकि लोग कहीं पागल ना बोल दे कि पागल है। फैमिली में ही मैं लोगों को ब्लेम करना बेकार है। आप अपनी फैमिली में देखिए, आपके सगे सगे रिश्ते वाले वही पागल करार देंगे आपको कि अरे इसकी तो शादी करा दो, पागल हो गए। ये थोड़ी होती है बात। हमारे यहाँ टैबू है, मेंटल हेल्थ टैबू रहेगा हमारे यहाँ, और हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ लोग इजीली पागल का टैग लगा देते हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, तुम किस बात का डिप्रेशन। यार ये तो बहुत ही गलत सोच है किसी की। परसों मैंने कोई ट्वीट किया था अभी कि लाइफ में कितने अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं जो लाइफ के साथ चेंज हो जाते हैं। पहले क्रेयॉन का डब्बा घूमने का स्ट्रेस था, अब ईएमआई भरने का स्ट्रेस है। तो नीचे लोग उसमें लिख रहे हैं कि तुम्हें किस बात की टेंशन है, तुम्हारा तो ये है, तुम्हारा तो वो है। मतलब लोगों को दूर के ढोल बड़े अच्छे लगते हैं, सुहाने लगते हैं। ये तो खैर उन लोगों की बात हो गई जिनका फेस थोड़ा नोन है, लेकिन आप आसपास देखिए अपने दोस्त से। अब क्या हुआ, अब मेंटल हेल्थ की बात निकली तो सब चढ़ गए उस ट्रेन में कि नहीं मैं हूं, मैं बात करूंगा तेरे से, आई टॉक टू यू, मैं हमेशा हूं। तू साला कल मेरा फोन नहीं उठाया तू कहाँ का मेरा साथ देगा। आधे लोग तो फोन नहीं उठाते, कुछ बात करना चाहो टॉपिक चेंज कर देते हैं कि डाइवर्ट कर दें, इससे बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। सब अपनी दुनिया में मग्न है, एंड वी एज अ सोसाइटी हैव कॉन्स्टेंटली फेल्ड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी, सद्भावना खत्म हो चुकी है हमारे अंदर से। हमें यह है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए, सारे भाड़ में जाए। मेरे अगर घर में, मैं हमेशा से ही बोलता हूँ, वो T2 टॉक्स भी साला मैंने इसीलिए किया था कि मेरे घर में AC है, फ्रिज है, सब कुछ है, तो मैं तो बढ़िया मेरी लाइफ चल रही है, और बाहर भी सही चल रहा होगा सब कुछ। किसी को पता ही नहीं दूसरे की दुनिया में क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ पैसे दो, मदद करो, ये करो वो करो। तुम्हारे जो आसपास है ना 4-5 लोग, सब्जी वाले, दूध वाले, अखबार वाले, फोन तो करके खबर पूछो एटलीस्ट। क्योंकि लॉकडाउन में मेरे को टेंशन नहीं हुई कोई, लेकिन उन लोगों को क्या टेंशन हो रही है रोज। और अगर उनको लगा कि भुवन भैया ने फोन करके पूछा या फलाने ने फोन करके पूछा, आउटसाइड ऑफ माय फैमिली किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे हाल कैसे हैं, तो बंदा मेंटली जीत जाएगा कोरोना से। तो ये एम्पैथी लैक करते हैं हम एज अ सोसाइटी, और इसलिए शायद वो मेंटल इश्यूज पे हमें किसी को भी बात करने का हक नहीं है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं गलत हैं। भुवन, वापस उस दुनिया में आते हैं जो आपकी पहचान से सीधे जुड़ी है। एक चीज, जी ढिंढोरा बहुत पिट रहा है पिछले कुछ दिनों से। हाँ जी। ढिंढोरा है। तो ये ढिंढोरा कुछ ऐसा है कि अभी ना मैंने YouTube के साथ एक साइन किया एग्रीमेंट, जिसके अंदर मैं जब तक उसका ट्रेलर नहीं आता तब तक मैं बता नहीं सकता कि वो एग्जैक्टली है क्या। अच्छा। मैं ये भी नहीं बता सकता कि वो फिल्म है या सीरीज है या शॉर्ट फिल्म है या क्या है, क्योंकि वो बड़ा पेचीदा है, क्योंकि सब कुछ रुक गया अब। तो अब जो अब रिलीज होना था इस महीने, ढिंढोरा रिलीज होना था, वो अब होगा अगले साल। उसको लिखा भी आपने ही है? जी जी, मैंने लिखा है, मेरे साथ साथ हुसैन भाई और अब्बास भाई ने लिखा है, दोनों भाई हुसैन अब्बास दलाल, उन्होंने लिखा है। और टीवी की वाइन्स प्रोडक्शंस है, इन हाउस प्रोडक्शन है, और कुछ नया एकदम जोश में शुरू किया है। और आई होप सबको पसंद आएगा, क्योंकि सबने अब अलग अलग फ्रेम्स में देखे हैं कैरेक्टर, लेकिन इसके अंदर सारे कैरेक्टर एक साथ होंगे, गले में हाथ डाल के खड़े होंगे, तो काफी कुछ एक वन स्टेप अप ऐसे करने का सोचा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ आऊं या बाकी चीजों की तरफ, क्योंकि हम लोग इंटरनेट की पैदाइश है एक किस्म से, है ना, हमारी पहचान, हमारे काम की रीच इन सब से है। इंटरनेट पर आपसे जुड़ी बहुत सारी सर्च होती है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि बहुत खोजा जाता है। एक सवाल पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा कॉमन है कि भुवन बाप कमाते कितना है? हाँ, देना उसको मर्जी है आपकी, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ सवाल क्या क्या है। जैसे पिछले ये जो इस वाले एपिसोड के बाद तो क्लियर हो ही गया था टी डॉक्स के बाद, क्योंकि पूरी जितनी भी महीने की उसकी इनकम आई थी वो सारी मैंने पूरा खाता ट्वीट कर दिया था कि इतने मेरे आए हैं। तो एट एन एवरेज एन एपिसोड गेट्स मी 3 to 4 लाख अ मंथ। बाकी सब लोग कैलकुलेशन कर लो। हाँ, बाकी सब कैलकुलेट कर लो। ये सिर्फ वो हैं जो क्लिक होते हैं यूट्यूब पे, जो नॉर्मल क्लिक होते हैं। फिर एक सवाल पूछा गया कि इज भुवन बाम अ हिंदू, और कई लोगों ने आपकी कास्ट भी सर्च की है। हाउ डू यू लुक एट दिस?
मतलब अगर अगर दूसरे नंबर पे है ये सर्च तो फिर तो काफी काफी प्रॉब्लमेटिक है। काफी सीरियसली लोगों ने यार इसको लिया है, बहुत ही अजीब है ये। हम्म। एक ने पूछा है कि इज भुवन बाम रिच? ये क्या, इसका क्या जवाब होता है मेरे को तो पता नहीं, शायद, आई डोंट नो। इंटरेस्टिंग। कई लोगों ने आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत दिलचस्पी दिखाई है, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में गूगल करते हैं। कुछ मिलता है क्या? क्योंकि आई नो, मैं तो बड़ा डिस्क्रीट रखता हूँ इन चीजों को। रखना भी चाहिए। हाँ जी। पर ये वाकई बहुत सरप्राइजिंग है, व्हाट कास्ट इज बाम, लोग ये गूगल कर रहे हैं, दिस इज सिक। कैसे क्या मतलब? चलिए अब सवालों पे आते हैं। कुछ ऑडियंस ने भी सवाल भेजे हैं आपके लिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से अभिनव हैं जी मैन, उन्होंने ये सवाल भेजा है कि भुवन भैया, आप एक ही वीडियो में बहुत सारे रोल करते हैं, है ना? जी। तो वो ट्रांजिशन कितना मुश्किल लगता है? मतलब वो एक ही टेक में हो जाता है, या कई बार काफी एफर्ट, काफी रिटेक करने पड़ते हैं कि नहीं यार ये आया नहीं, मोड में चेंज नहीं कर पाया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि अगर मैं मान लो 3 कैरेक्टर कर रहा हूँ एक वीडियो में, तो हर कैरेक्टर का एक अलग जोन होता है उस टाइम पे। ऐसे नहीं कि मूछ लगा ली, विग लगा ली, वो कैरेक्टर बन गया। उसके लिए मैं थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ दूसरे कैरेक्टर शूट करने के बाद। मैं सारे कैरेक्टर इंडिविजुअली करता हूँ शूट। पहले भुवन का शूट कर लिया, फिर समीर का शूट कर लिया, फिर टीटू मामा का शूट कर लिया। तो एक का पूरा निपटाता हूँ पहले, दूसरे का पूरा निपटाता हूँ पहले, फिर तीसरे का पूरा निपटाता हूँ, फिर वो सारा एडिट का खेल होता है। और बीच में फिर रिहर्स भी करते जाते हैं कि अच्छा इसकी क्या लाइन लिखी थी मैंने? हाँ, वो ऑन द स्पॉट रिहर्सल होता है, कभी कभी इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है, और इम्प्रोवाइजेशन आई वाज ज्यादातर अबाउट टू आस्क कि कुछ स्पॉन्टेनिटी में जुड़ गया तो। जितने भी जो भी सबसे मेरे चैनल के सबसे प्रसिद्ध डायलॉग हैं वो सारे इम्प्रोव हैं। वो लिखे भी नहीं थे कभी। वो जब बोलते बोलते मुंह फिसल गया तो ऐसा लगा भाई यार ये तो ऐसे बोल सकता हूँ इसको, तो ऐसे सही आ गया ये तो। वो अच्छा है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हर्ष राठी। उन्होंने पूछा है कि आप इंडिया के सबसे सफल इंडिविजुअल यूट्यूबर हैं, क्या हम लोग ऐसे घर पे बोल सकते हैं कि मेरे को बड़े होकर यूट्यूबर बनना है, मतलब मैं तो फुल टाइम यूट्यूब करूंगा, ऐसे करियर ऑप्शन बता सकते हैं आप घर वालों को या बाकी लोग? अब कह सकते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा कन्विंसिंग लगेगा, क्योंकि कन्वेंशनल करियर ऑप्शन नहीं है। कल को मेरा भी मन में यही डर रहता है कि कल को सूजन ने बोल दिया, यूट्यूब की सीईओ ने बोल दिया कि चलो बंद करते हैं यार, पैकअप करो और उसने बोल दिया कि चलो बंद, फिर क्या होगा? तो इसलिए अनसर्टेनिटी हर चीज में है। तो आप ये मत सोचिए, यूट्यूब कीजिए, बिल्कुल यूट्यूब पे आओ, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी ऑन यूट्यूब। बट उसके साथ साथ अगर डिग्री पूरी करनी है, डिग्री पूरी करो। और उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आप सही में पैशनेटली कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू हैव योर फैमिली विथ यू। आप ऐसे बागी बन के मत निकलो बाहर, रिबेल बन के मत निकलो। वो रिबेल बन के निकलोगे ना तो आधे लोग ऐसे ही कहेंगे कि कर ले, तेरा मन है तो कर ले। मैंने तो बहुत कन्विंस किया घर वालों को, काफी कन्विंस किया। वो मेरे को रेस्टोरेंट में जाने से रोकते थे नेचुरली, कि लोग वहाँ खाना खा रहे हैं, तू म्यूजिक कर रहा है। मैंने कहा मैं शराब पीता हूँ, दारू पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, हुक्का करता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, कुछ नहीं करता ना। एक एक ऐब है मेरे को लाइफ में कि मेरे को गाना है और मेरे को एंटरटेन करना है, वो करने दो चैन से। 12 साल आप लोगों की सुन ली मैंने स्कूल में, साइड की मांग निकाल ली सब कुछ रख लिया, पैंट पैंट के अंदर शर्ट डाल ली। तो मैंने कहा ये सब कर लिया, मुझे 1 साल दे दो ना मेरे मन का। अगर कुछ नहीं होगा फिर मैं कर लूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। सो यू नीड टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर दिस कि हाँ भाई ये मेरे मन का ही करना है, उसके बाद आप जो बोलोगे वाइल्ड। ऑलराइट, वन लास्ट क्वेश्चन। जी व्हेन यू लुक बैक, इतनी शानदार जर्नी है, और आई एम होपिंग एंड प्रेइंग एज अ वेल विशर एंड एज अ फ्रेंड कि आगे बहुत शानदार हो, ये सिर्फ आगाज रहे। कल के देखते हैं तो आपको वो मैजिक मोमेंट कौन सा लगता है कि यार दिस इज द पॉइंट जब लगा कि चीजें क्लिक हो रही हैं, या तारे अलाइन हो रहे हैं, या एनर्जी फोकस हो रही है? व्हाट वाज दैट मैजिक मोमेंट? वीडियो, कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई रिएक्शन, या खुद पे कोई यकीन, कुछ क्या था वो? ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन 2 ऐसे इंस्टेंसेस थे जब मुझे लगा कि यार ये तो यही टाइम है। मतलब एक होता है ना ड्राइविंग फोर्स। हाँ, अब और थोड़ा और मोटिवेशन आ गया और जोश आ गया। क्या थे वो दो इंसिडेंट? जी। पहली बार तो तब था जब टीटू टॉक्स का पहला एपिसोड, मैंने फर्स्ट एपिसोड है, मुझे खुद नहीं पता वो एपिसोड कैसा दिखेगा, उसमें मुझे क्या करना है, और शाहरुख खान ने हाँ कर दी। स्क्रिप्ट लेवल पे हाँ कर दिया, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट लेवल पे चमक गया वो एपिसोड। और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा है मैंने कहा मैंने तो पिच कर दिया था बस और ये हो गया।
गया, मैं मिला, वो एपिसोड हो गया, ड्रीम कम ट्रू। भाई साहब ने चंपी कर दी सर में वो एपिसोड के एंड में, वो मैं हो गया। लकीली 3 महीने बाद वापस फिल्म फेयर के स्टेज पे मिल गया, फिर कामयाब के प्रीमियर पे मिल गया मैं उनसे वापस। तो ये सारे मोमेंट थे। ये एक मोमेंट हो गया कि टीटी टॉक्स ने वो दिया। दूसरा था जब फर्स्ट एवर एनबीए गेम्स हुए थे इंडिया में, मुंबई ओके, में, और जी, उसमें मैंने नेशनल एंथम गाया था। हमारा ये इंडिया में एक मैच हुआ था एनबीए का पिछले साल, और उसके अंदर मैंने नेशनल एंथम गाया था। उससे कोई बड़ी फीलिंग आज मस्ट बी तक अ ग्रेट फीलिंग ना, एकदम लाइफ में नहीं आई। पूरा क्राउड जब साथ में आपके जय है एंड में बोलता है ना, तो अब क्या उस टाइम पे बहुत तेज, आई बी वेरी फ्रैंक, मेरे को बहुत तेज प्रेशर आ रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे को बिठा रखा था पीछे काफी देर तक। और वो फिरंग लोग इतने पक्के टाइम के कि 7:23 पे जाना है। मैं सोच रहा कि आराम से जाएंगे, 7:30 तो बज ही जाएंगे। 7:19 पे मैं अंदर जा ही रहा हूँ टॉयलेट, वो आ गया, वेयर आर यू गोइंग, कम ऑन वी नीड टू गो ऑन स्टेज। मैं 2 मिनट रुका, कह रहा वी डोंट हैव टाइम, चल चल। वो ले गया मुझे, और मैं वहां ऐसे खड़ा हूँ, एकदम ऐसे मुंह बना के मैं खड़ा हूँ कि, और जनता, और वो रोर इंडोर स्टेडियम में जनता ऐसे, और वो हुआ, अनाउंसमेंट हुआ। भाई मेरे जो पूरे स्पाइन में जो शेवर्स आए हैं कि भाई ये तेरा टाइम है, दिस इज योर टाइम। क्योंकि पीछे वाली सीट में एंटायर बॉलीवुड इज देयर, और सामने एक बड़ा मास्टर लगा है जो कि पूरा इंडिया में टेलीकास्ट होने वाला है। वो जब नेशनल एंथम मैंने गाना शुरू किया, मजा आ गया। उसके बाद तो मुझे लगा भाई आ गए